आलिम दीन मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि अगर मोदी सरकार ऐसे ही मुसलमानों की नस्लकुशी पर खामोश रही तो एक दिन मुमकिन है कि हिंदुस्तान में महाभारत शुरू हो जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नाइंसाफी ऐसे ही कायम रही तो जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों का कोई नहीं है। में यकीन रखने वाले लोग और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्जाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोजर चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक बात है। कानपुर की एक मुस्लिम समाजी तंजीम मौलाना मोहम्मद जफर अली फैंस एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखकर मुतालबा किया है कि जिस तरह से कुछ लोग रामनवमी और हनुमान जयंती के दिन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए पूरी रियासत में नमाज ईद के मौके पर सख्त हिफाजती इंतजामात और पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कोई गड़बड़ न हो और माहौल खराब न हो सके। माह रमज़ान मुबारक के बाद ईद का दिन होगा, जिस दिन लाखों की तादाद में एक एक ईदगाहों में लोग जमा होंगे नमाज के लिए। वहाँ पर ये अमन के दुश्मन, ये नफ़रत फैलाने वाले लोग किसी भी तरह की कोई भी अपनी अप्रिय घटना कर सकते हैं, कहीं कोई भी षड्यंत्र रच सकते हैं। इसके तहत हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को एक खत लिखा है। खत में हमने उनसे मुतालबा किया है कि सुबह उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी ईदगाहें हैं, बड़ी छोटी जितनी भी ईदगाहें हैं और जितनी भी मसाजिदें हैं जो मिश्रित आबादी वाली क्षेत्रों में आती हैं या यहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है, उन इलाकों में जो मसाजिदें आती हैं, उन पूरे प्रदेश के अंदर उन तमाम ईदगाहों और मस्जिदों के बाद कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नफरत की आग भड़काने वाले शरपसंदों को करारा जवाब देते हुए एक मुस्लिम डॉक्टर ने अपना खून एक हिंदू बच्ची को देकर यह बताया कि इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं है। मामला फोर्टून अस्पताल कांट रोड मुरादाबाद का है, जहां एक बच्ची कई दिन से बुखार के चलते अस्पताल में दाखिल हुई, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत तशवीशनाक बताई। बच्ची के वालिद ने कहा कि तमाम रिश्तेदारों ने खून का अतिया देने से इनकार कर दिया, बल्कि खून न देना पड़े। उन्होंने कहा कि यहां आकर मुझे एक सबक ज़रूर मिला कि मजहब की तफरीक इंसानों की ईजाद करदा है और ये नफरत फैलाने वालों का हथियार है। अस्पताल के जीएम फिजिशियन डॉक्टर जैदी ने कहा कि यह बच्ची जब यहाँ आई थी तो उसके जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम थी, मगर यहाँ के डॉक्टरों की टीम, खास तौर से डॉक्टर फहीम बेग ने इसे एक चैलेंज समझकर काम शुरू किया और अपनी पूरी सलाहियत इस पर लगा दी। बुखार आया था, बुखार में कमज़ोर हो गई थी और बाद में जो है ब्लीडिंग आनी शुरू हो गई। फुल हेल्प हुई हमारी और हमारे बच्चे आज जो ठीक ठाक है। ब्लड की बहुत सख्त जरूरत थी। रिश्तेदारों को कहा कि कोई ब्लड दे दो, लेकिन कोई रिश्तेदार नहीं आ पाया, यहाँ पे देखने तक नहीं आया कोई। तो इन्होंने ब्लड दिया, हमारी काफ़ी हेल्प करी, पूरे स्टाफ ने हेल्प करी हमारी, और हमारे बच्चे जो आज ठीक ठाक।
पहले से तो मानता था, लेकिन अब आए का पूर्ण विश्वास हो गया कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ये आपस में दिमाग की बात है, दिमाग में सोचना ही गलत है कि हिंदू है या मुसलमान है या सिख है ईसाई है, जात धर्म का कोई मतलब नहीं। कल रात ये बच्ची जो है काट क्षेत्र से आई थी और काट में ये कई डॉक्टर्स को कई हॉस्पिटल में दिखा चुके थे। वहाँ किसी ने भी जो है इन्हें हालत देखते हुए रोका नहीं और इन्हें जो है रेफ़र कर दिया मुराद के लिए। इनके पास जो था ब्लड नहीं था, क्योंकि इस बच्ची का ब्लड जो है 3.1 ग्राम था। 3.1 पर जो है बहुत मुश्किल होता है किसी को सर्वाइव करना। तो डॉक्टर असद अंसारी साहब जो हमारे हेड हैं, उन्होंने जो है हमें गाइड किया कि नहीं फ़हीम जो है इसका इलाज करना है, इसे कहीं नहीं भेजना है। हमें जो है इसे रोका हमने इमरजेंसी में और जो है जो ज़रूरी ट्रीटमेंट था वो दिया, तब जाके इसकी पल्स और बीपी आया कुछ। फिर हमें थोड़ी उम्मीद लगी, लेकिन मसला ये आ रहा था कि 3.1 हीमोग्लोबिन था और साथ में इनके देने वाला कोई डोनर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो थी। फिर जो है AB पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप था, तो फिर मैंने अर्जेंटली एकदम जो है यहाँ पर बराबर में कोठीवाल डेंटल कॉलेज है, वहाँ ब्लड बैंक जाकर इसका सैंपल एक जो है ब्लड यूनिट डोनेट किया और इसे लगाया। तब से फिर इसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हुआ। ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, हम सभी एक हिंदुस्तानी हैं और जो है हमारी रगों में दौड़ने वाला खून जो है वो सिर्फ लाल है। सर डॉक्टर के लिए पेशेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब वो एक तरीके से समझिए कि वो उसका अचीवमेंट है कि अगर वो पेशेंट की देखिए ज़िंदगी देने वाला और लेने वाला तो वो ऊपर वाला है, लेकिन डॉक्टर का रोल जो है वो एक बहुत क्रिटिकल रोल है और उसकी मेहनत और उसकी लगन से कभी कभी ईश्वर उसकी सुन लेता है। और अक्सर अगर लगन से और हिम्मत से और मेहनत से कोशिश की जाए तो चीज़ें निकल के आती हैं और रिजल्ट्स उसके अच्छे आते हैं। और ये हमें देखने को मिला है कि डॉक्टर साहब ने मेहनत की, अपने पास से ब्लड दिया, कोशिश की रात भर, तो उसका रिजल्ट एक अच्छा मिला। यूपी के जिला बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अनोखी मिसाल देखने को मिल रही है। बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जेल में मुस्लिम कैदियों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा हिंदू कैदी भी रमजान के महीने में रोजा रख रहे हैं। जेल इंतजामिया की तरफ से इन रोजेदारों को इफ्तार भी दी जाती है। हिंदू कैदी मुस्लिम कैदियों के साथ रोजा रखकर कौमी इत्तेहाद की अनोखी मिसाल कायम कर रहे हैं। चंद साल कबल डिस्ट्रिक्ट जेल बाराबंकी में नजरबंद तकरीबन 200 हिंदू कैदियों ने मुस्लिम कैदियों के साथ रोजा रखकर एक नई शुरुआत की थी। इसके बाद से हिंदू कैदी जेल में रोजा रखकर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की अनोखी मिसाल कायम कर रहे हैं। इस वक्त बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट जेल में कुल 1400 कैदी हैं, जिनमें से इस बार कुल 250 कैदी रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे रख रहे हैं। उनमें से बहुत से मुसलमान कैदी ऐसे हैं जो बाकायदगी से रोजा रखते हैं। उसके साथ साथ 15 हिंदू कैदी भी मुसलमान कैदियों के साथ रोजा रख रहे हैं। जेल इंतजामिया की जानिब से रोजेदार कैदियों को इफ्तार के वक्त खजूर, दूध, चाय समेत तमाम जरूरी चीजें दी जा रही हैं। इसके अलावा मजीद पकवान खाने के ख्वाहिशमंद कैदियों को पकवान भी फराहम किए जाते हैं। हमारे लगभग 250 बंदी रोज़ा रखे हुए हैं, जिसमें 15 हिंदू भी हैं। तो उनको जो है एक मीटिंग का भोजन भी दिया जाता है। बाकी उनके लिए जो प्रिस्क्राइब है आइटम्स रोज़ा रखने वालों के लिए, वो भी उनको दिया जा रहा है। रब निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सब में आता है। सबको बनाने वाला एक ही मालिक है, सबका रब एक ही है, चाहे राम को मान लो या करीब 250 लोग यहाँ पे रोज़ा रखे हुए हैं और उसमें 25 हिंदू भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे सभी लोग सद्भावपूर्वक रहते हैं और कई हिंदू भी रोज़ा रखते हैं और कई मोहम्मदन भी हैं जो कि नवरात्र में व्रत भी रखते हैं। रोज़ा हम हर बार रखते हैं। जेल में रोज़ा एक स्पेशल क्या हुआ है, बहुत से लोग हिंदू मुसलमान जेल के बाहर कर रहे हैं। आप सब मुसलमानों के बीच में बैठ के रोज़ा खोल रहे हैं। बाराबंकी के जेलर आलोक शुक्ला ने कहा कि हम जेल में इस तरह के मुस्लिम हिंदू भाईचारे को देखकर खुश हैं। इस साल यहाँ तकरीबन 250 कैदियों ने रोजा रखा है। इसमें 15 हिंदू कैदी भी शामिल हैं। इन सब के लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा रोजेदारों के लिए जो भी जरूरी है उसका सब बंदोबस्त जेल में किया जा रहा है। इसके अलावा रोज इफ्तार के लिए कुछ खास पकवान भी तैयार किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
गाजियाबाद साइबर पुलिस ने ऑनलाइन गेम्स के नाम पर करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। बैन रियासती गैंग के 8 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस गिरोह ने अब तक 10,000 लोगों से 50 करोड़ रुपए लूट लिए थे। खबर के मुताबिक विन एक्सबिट नामी ऐप के जरिए पैसे कमाने का लालच दिया जाता था और फिर अवैध तस्वीरों की खरीदो फरोख्त और काफी ज्यादा पैसे का लालच देकर ऐप डाउनलोड करने वाले शख्स के पैसे लूट लिए जाते थे। से कुछ बीएड पास है, कुछ एमबीए किए हुए हैं, कुछ 10वीं पास है। इस तरीके से लगभग हर एज ग्रुप और शिक्षा वर्ग से जुड़े हुए लोग हैं जिनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। सब पढ़ें सब बढ़ेंगे नारे के साथ हुकूमतें गरीब और जरूरतमंद तबके के बच्चों तक तालीम पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन ज्यादातर सरकारी स्कूलों में जरूरी बुनियादी सहूलियात की कमी उन सरकारी दावों को खोखला साबित कर रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर सरकारी, राजकीय और परिषद स्कूलों के हालात तो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। खास तौर पर पिछड़ी आबादी वाले इलाकों में स्कूली इमारतों की खस्ताहाली और बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब गरीब और ज़रूरतमंद तबके के बच्चे गर्मी के इस मौसम में बगैर लाइट पंखे के तालीम हासिल करने को मजबूर हैं और गुजरते वक्त के साथ इनकी तादाद में कमी दर्ज की जा रही है। इमारत के अलावा किताब, फर्नीचर, बिजली और पानी के बगैर किसी स्कूल की वजूद का तस्वुर नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरठ के शहरी इलाकों में कई सरकारी, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल हैं जो बुनियादी ज़रूरियात की कमी का शिकार हैं। ज़्यादातर स्कूलों में ना तो बिजली है और ना ही पीने का साफ पानी। कई स्कूलों में तो खुद स्टाफ ने अपनी जानिब से साफ सफाई और बच्चों के लिए मेज कुर्सी का इंतजाम कर रखा है। तो आज तक यहाँ पर मीटर भी नहीं देखा। मेरे टाइम में यहाँ लाइट नहीं रही। कभी कभी इलेक्शन टाइम में इलेक्शन वाले तार जोड़ देते हैं, 10-5 दिन वो चलती है, लेकिन बाद में वो भी काट देते हैं। इसीलिए एडमिशन भी कम होते हैं। जब देखते हैं यहाँ का माहौल आके पंखा नहीं, लाइट नहीं, तो एडमिशन भी वापस हो जाते हैं। ये ऐसे ही लगे हुए हैं। हमारे यहाँ लाइट का कनेक्शन है ही नहीं, अभी तक मिला ही नहीं है। अप्लाई किया हुआ है लेकिन मिला ही नहीं है। ये बिल्डिंग तो हमें अभी मिली है, तब से ये बनी है, लेकिन 10-12 साल से मैं भी हुई हूँ, तब से लाइट नहीं है। लाइट बहुत पता नहीं बहुत दिनों से नहीं है और यहाँ पे गर्मी बहुत लगती है। जब बारिश होती है ना तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, हम बाहर बैठना पड़ता है हमें। जब बारिश नहीं होती तो तब हमारा स्कूल में ऊपर वो खुला हुआ है, उससे चांदना आता रहता है। सर बहुत पसीना आता है, बहुत मुश्किल में पड़ा जाता है हमसे। पिछड़ी अक़लियती आबादी वाले इलाकों में मौजूद इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। 1ली से 8वीं जमात तक के कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां किसी क्लास में 4 बच्चे हैं तो किसी में 8 तालिब इल्म हैं। रस्म अदायगी के लिए स्कूल की टीचर भी सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने की अपनी ड्यूटी पूरी कर देते हैं। वहीं ज़रूरी बुनियादी सहूलियात की कमी के बावजूद इन इलाकों की गरीब आवाम एक दिन हालात के बेहतर होने की उम्मीद करते हुए अपने बच्चों को यहाँ भेजने के लिए मजबूर हैं। गर्मी में बरामदे में बैठ के या कमरों में बच्चे पसीनों में गाए रहते हैं। बिजली की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई विभाग में कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारे अधिकारी को लिख के भी दिया था, सूचना बार बार देते रहते हैं इस चीज़ की, कोई मिलता ही नहीं है। राजकीय को कोई पैसा ही नहीं मिलता। काफ़ी बच्चे कम हो जाते हैं। पेरेंट्स कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी है, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। कोई फैसिलिटी है नहीं। जो फर्नीचर इकट्ठा किया हुआ है वो भी हमने अपने स्वयं के पैसे से किया हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ एक तो लाइट लगी जाए यहाँ पे, बच्चे गर्मी में पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही, बहुत मुश्किल में पढ़ रहे हैं। ये बहुत गरीबी हालत है ये बहुत ज़्यादा हमारी, जब इसमें डाल रखा हमने। और ये चाहते हैं योगी जी से हम क्या नाम है यहाँ पर लाइट पंखे की व्यवस्था करी जाए और बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं महकमे तालीम के जिम्मेदार अफसरान का कहना है कि स्कूलों में बिजली, पानी, साफ सफाई जैसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपोजिट फंड दिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके कई स्कूलों में इस तरह की बुनियादी सहूलियात की कमी के मामले सामने आए हैं, जिन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। लाइट का कनेक्शन तो हमारे यहाँ सभी जगह है। मोस्टली अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम है कि बिजली का बिल अधिक आने से लाइट कट गई है, तो उनके लिए ये निर्देश हैं कि उनके पास जो है कंपोजिट ग्रांट से पैसा जाता है
उससे वो लाइट बिजली का बिल जमा करके और बिजली को चालू करा रहे हैं। अर्बन एरियाज में भी नगर पालिकाओं से और नगर निगम से अपेक्षा की गई है कि वो अपने फंड स्कूलों में कुछ लगाएं, जिससे अर्बन एरियाज के स्कूलों का भी कायाकल्प हो सके। सरकारी स्कूलों में जदीद तालीम को बढ़ावा देते हुए इस तरह के प्रोजेक्टर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए इन स्कूलों में लाइट नहीं है। अभी भी ऐसे बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर बुनियादी सहूलियात की कमी है, ना फर्नीचर दस्तयाब है, ना लाइट दस्तयाब है। इस तरह से कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे आगे बढ़ेगा इंडिया? अगर बेसिक एजुकेशन को सब तक पहुंचाना है तो ज़रूरी है कि जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनको भी स्कूलों में पहुंचाया जाए, उनका भी ख़ास ख्याल रखा जाए, वरना ये स्कूल सिर्फ देखने के लिए सरकारी स्कूल इस तरह के रह जाएंगे और तालीम के नाम पर बच्चों को सहूलियत या तालीम नहीं मिल पाएगी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18, मेरठ। गाजियाबाद के मोदीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में कल 11 साला लड़के की खंबे से टकराने से मौत हो गई थी। बच्चा स्कूल बस में मौजूद था। खिड़की से बाहर सर निकालने की वजह से हादसा पेश आया। इस सिलसिले में प्रिंसिपल और बस के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है। बाद में प्रिंसिपल को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद घर वालों ने जमकर एहतजाज किया। 3 घंटे तक कौमी शाहराह 58 को इन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया। एक तो जो मैनेजर हैं, मैनेजमेंट देखते हैं मिस्टर तायल और प्रिंसिपल, ठीक है, और उसके अलावा ड्राइवर, कंडक्टर जो भी हैं, सब लोगों का। फाइनली हमें 4 दिन का टाइम दिया गया है उन लोगों को जेल में भेजने के लिए। तो उसके बाद फिर हम वही करेंगे जो हमारी मर्जी आएगी। वी आर फ्री टू डू एनीथिंग। वो फिर अब पुलिस और प्रशासन देखेगा क्या कर। उन्होंने भी समझाने की कोशिश करी, उसके बाद अभी फाइनली है सिर्फ हम 4 दिन के लिए रुके हैं। उसके बाद हम जो हमारी मर्जी करेगी हम वो करेंगे। कल एक घटना हुई थी जिसमें एक 10-11 साल का बच्चा था। उसकी बस में जब बैठा हुआ था तो किसी भारी चीज़ से चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही ख़राब घटना थी, बहुत ही हृदय विदारक घटना थी। तो इसमें तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया परिजनों की तहरीर पर। बच्चे का मेडिकल टीम से कोऑर्डिनेट करके, सीएमओ साहब से कोऑर्डिनेट करके बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया गया था। उसके बाद से हम लोगों ने जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं बस के, जो कि प्रथम दृष्टया दोषी थे, उनको गिरफ्तार किया है। अन्य जिन लोगों के भी इन्होंने नाम लिख के दिए थे, अभी हम साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और अपनी कार्रवाई हमारी जारी है। अभी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई है। जिसका इसमें दोष निकलता आएगा हम उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा हम उसको जेल भेजेंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध हम लोग करेंगे। सरकारी इमदाद से चलने वाले उत्तर प्रदेश के 7 मदारिस को नोटिस जारी किया गया। मंजूरी रद्द करने के लिए मदरसा बोर्ड की जानिब से नोटिस भेजा गया। इन मदारिस की सरकारी इमदाद रुक सकती है। महाराजगंज, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, प्रयागराज और बनारस समेत कई मदारिस पर सरकारी ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने का इल्ज़ाम है। ज़ाब्ते बार बार हिदायत जारी करने के बाद भी पूरे नहीं कर रहे थे। मजीद 15 मदारिस अभी ज़ेर गौर हैं, जिन पर कार्रवाई की जा सकती है। मदरसा शिक्षा परिषद ने 7 मदरसों को नोटिस जारी किया है। ये मदरसे मानक नहीं पूरा कर रहे थे, इस वजह से इनको नोटिस जारी किया गया है। जो मदरसे मानक पूरा करके चल रहे हैं उनको लगातार हमारी सरकार अनुदान दे रही है और 12% हर साल उन मदरसों के लिए बजट बढ़ाया जाता है। शिक्षा के सुधार हो, शिक्षा अच्छी हो, बच्चे मदरसे के मुख्यधारा से जुड़े, ISPCS में, सरकारी सिस्टम में, यही उद्देश्य हमारे प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। माननीय प्रधानमंत्री जी 8 साल से मदरसों के लिए काम कर रहे हैं और आपने देखा एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है, वो बहुत सफल हो रहा है और मुस्लिम बच्चे मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।